Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, नौहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। बीएससी फर्स्ट ईयर में आज का इस क्लास का जो है टॉपिक रहेगा वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के बनाने की विधियों के बारे में हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो एल्कीन्स बनाने की जो अधिकांश विधियां हैं वो विलोपन अभिक्रिया हैं। हालांकि इनको दो मुख्य भाग में हम बांट सकते हैं। पहली है एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, एल्काइल हैलाइड्स एंड बेसिकली अल्कोहल्स के बारे में हम यहाँ इस क्लास में पढ़ेंगे। और सेकंड जो है वो एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल्स। दो तरह की होती हैं, पर जो मुख्य रूप से जो विधियाँ इस एल्कीन को बनाने की जो विधियाँ हैं वो है विलोपन अभिक्रिया यानी एलिमिनेशन रिएक्शन, और जिसमें दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं में से दो परमाणु या समूह विलोपित होकर अणु में एक असंतृप्तता पैदा करते हैं, यानी संतृप्त कंपाउंड से असंतृप्त एल्कीन का इसमें निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इन्हें कहा जाता है, 1-2 एलिमिनेशन, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन परमाणुओं से ही किसी समूह या परमाणु का एलिमिनेशन होता है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर विधि है वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का विहाइड्रोहैलोजिनीकरण। तो जब किसी एल्काइल हैलाइड की प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो एल्कीन प्राप्त होते हैं। जैसे ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, जनरल रिएक्शन RCH2CH2X और OH नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस बेस को एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में H2O मॉलिक्यूल तथा हैलाइड आयन के एलिमिनेशन के साथ एल्कीन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-ब्रोमो प्रोपेन KOH के साथ रिएक्शन C2H5OH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्रोपीन का निर्माण होता है और KBr और H2O इसमें एलिमिनेट होते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में। मुख्य प्रोडक्ट जो है वो है इसमें प्रोपीन। तो वह कार्बन जिस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है अल्फा कार्बन एटम कहलाता है, और उसके जो निकटवर्ती जो कार्बन परमाणु हैं वे बीटा कार्बन्स कहलाते हैं, और बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। इसीलिए इसे 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर आप देखिए जिसमें वह कार्बन जिसके साथ हैलोजन एटम जुड़ा है, X जिसको रिप्रेजेंट करता है, X के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा कहलाएगा, और उसके निकटवर्ती एडजेसेंट दोनों कार्बन बीटा कार्बन कहलाएंगे। वो चाहे वो उसके लेफ्ट साइड में हो चाहे वो उसके राइट साइड में हो। अब अभिक्रिया में अगर किसी ऐसे एल्काइल हैलाइड जिसके अंदर दोनों जो बीटा कार्बन परमाणु हैं उन पर बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद बनता है, उस उत्पाद की बनने में एक नियम की पालना होती है जिसे सेडजेफ का नियम कहते हैं। वो हम आगे इसके अंदर पढ़ेंगे। अब इसकी क्रियाविधि की हम बात करते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की क्रियाविधि। तो इसमें दो तरह की एलिमिनेशन
होती हैं। पहला है E1 एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्रियाविधि है, और दूसरी है वो है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, अब ये क्या होते हैं कि कुछ सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स में डिहाइड्रो हैलोजनीकरण क्षार की कम सांद्रता में एवं एक अन्य क्रियाविधि से होता है, यानी जो मेन क्रियाविधि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के द्वारा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं E1, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E और E1 से। अब इस क्रियाविधि की विशेषता है कि ये E1 रिएक्शन 2 पदों में संपन्न होती है, और जो इसका वेग निर्धारक पद होता है, यानी जो मंद गति से संपन्न होने वाला पद है, उसके में एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर एका अणुक क्रियाविधि भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप, जो स्लो स्पीड से ये रिएक्शन होती है, जिसमें कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन इसमें बनता है। अब ये जो हैलाइड है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ ही यहाँ से एलिमिनेट होता है, और ये रिएक्शन जो होती है कुछ सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर, जिसमें क्षार की कम सांद्रता की भी आवश्यकता से ही वह एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। सेकेंड स्टेप, जो कि तीव्र गति से संपन्न होता है, क्षार के साथ रिएक्शन होती है, और उसके द्वारा क्षार जो है वो हाइड्रोजन को ग्रहण करके H2O बनाता है, और फाइनली इसमें एल्कीन का निर्माण होता है। सेकेंड जो क्रियाविधि है वो है E2 बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन एक ही पद में संपन्न होने वाली क्रियाविधि है। इस क्रियाविधि में कुछ मुख्य पद क्या है कि पहला तो है हैलाइड आयन का इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटना, हैलाइड आयन का इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटना, फिर क्षार द्वारा हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में ग्रहण करना, तथा कार्बन परमाणुओं के मध्य पाई बॉन्ड का बनना एक ट्रांजिशन स्टेट में। तो ये रिएक्शन आप देखें, क्षार अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और इस ट्रांजिशन स्टेट में आप देखें कि डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, एक पाई बॉन्ड भी डॉटेड लाइन में दिखाया गया है दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य। OH और H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, एल्कीन बनता है, और हैलाइड आयन इसमें एलिमिनेट होता है। अब अगर हम क्रियाशीलता की बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की, अल्काइल हैलाइड्स की जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है उसमें उनकी क्या क्रियाशीलता रहेगी, निम्न क्रम होता है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम होता है सेकेंडरी, और सबसे कम होता है वो होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब ये जो अल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता है ये उनकी संरचना पर निर्भर करती है। तो जैसे ही हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से टर्शरी अल्काइल हैलाइड की तरफ चलते हैं, उनकी संरचना अधिक शाखित होती जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में वो अधिक शाखित होती जाती हैं। तो वह कार्बन जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, अधिक शाखित होने पर डीहाइड्रोहैलोजिनीकरण की प्रक्रिया अधिक आसान हो जाती है। इस कारण निम्न दो प्रभाव के, इसका जो कारण है वो निम्न दो प्रभाव इसमें माने जाते हैं। पहला है कि क्षार द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अतः विलोपन की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरा है शाखित एल्किल हैलाइडों से अधिक शाखित
एल्कीन इसमें बनती है, जो कि अधिक स्थायी होती है। अगर स्थायित्व की हम बात करते हैं तो अधिक शाखित एल्कीन कम शाखित एल्कीन की तुलना में अधिक स्थायी होती है, क्योंकि वो मिनिमम ऊर्जा लेवल पर होती है, ऊर्जा स्तर पर होती है। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। जब अल्कोहल को प्रबल अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो अल्कोहल से जल का अणु निकल जाता है और एल्कीन बनती है। ये आप देखें एक सिंपल रिएक्शन। एडजेसेंट कार्बन परमाणु कार्बन अल्कोहल्स जो है उस पर उसके जो पास वाला निकटवर्ती जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन के साथ एक H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है कंसनट्रेट एसिड की उपस्थिति में और एल्कीन प्राप्त होते हैं। यहाँ एथेनॉल की आप रिएक्शन देखें, एथेनॉल से एथीन का बनना है। तो क्रियाशीलता की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी अर्थात क्रियाशीलता अर्थात अल्कोहल के निर्जलीकरण की प्रवृत्ति, जो कि मुख्य रूप से उसकी संरचना पर निर्भर करती है। तो क्रियाशीलता में भी वही है कि टर्शरी अल्कोहल अधिक क्रियाशील होते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल की क्रियाशीलता टर्शरी से कम होती है परंतु प्राइमरी से अधिक होती है, और प्राइमरी अल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। कुछ रिएक्शन देखें आप यहाँ पर। ये प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल, जिसमें कंसनट्रेट H2SO4 और 180 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्म करने पर प्रोपीन बनता है वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के साथ। ये थोड़ा कंपैरिजन के लिए है, शाखित और अधिक शाखित में देखेंगे। प्राइमरी है। सेकेंडरी में जो क्रियाशीलता की अभी हमने बात की, जो सेकेंडरी अल्कोहल है आप देखें इसमें 60% H2SO4 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोपीन बनाता है, जबकि जो टर्शरी अल्कोहल है वो 20% H2SO4 और 85 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ही वह जो एल्कीन है उसका निर्माण करता है। तो इस तरह से क्रियाशीलता हम देखते हैं कि टर्शरी की मैक्सिमम, सेकेंडरी की उससे कम और प्राइमरी की सबसे कम होती है। अब आता है इसका मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि। तो जो अल्कोहल की एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है ये मुख्य रूप से इन पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट, सेकंड और इस प्रकार से हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अल्कोहल के OH समूह का प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनीकरण होता है। एसिड का H पॉजिटिव आयन जुड़कर उसको प्रोटेक्ट कर देता है, उसका प्रोटोनेशन हो जाता है। सेकेंड स्टेप में आप देखते हैं कि स्लो स्टेप होता है जो H2O के एलिमिनेशन के साथ इसमें कार्बोकैटायन बनता है, और थर्ड रिएक्शन में थर्ड जो स्टेप है इसमें प्रोटॉन का पृथक्करण होता है, प्रोटॉन का पृथक्करण होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। जो सेकंड स्टेप है वो स्लो स्टेप है, जो कि इस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। चूँकि इस पद में कार्बोकैटायन बनता है, अतः अल्कोहल के निर्जलीकरण की सुगमता कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है अल्कोहल के निर्जलीकरण के लिए कि जो सेकंड स्टेप जो कि स्लो स्टेप है, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। इसी पद में कार्बोकैटायन बनता है, अतः अल्कोहल के निर्जलीकरण की सुगमता यानी सहजता कि कितनी आसानी से यह अभिक्रिया संपन्न होती है वो कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है।
अब यह जो अभिक्रिया है, सेकंड जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि उत्क्रमणीय होती है। लेकिन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद यानी जो एल्कीन है वो वाष्पशील है, अतः उत्पाद अभिक्रिया मिश्रण से निकलता जाता है। इस प्रकार साम्यावस्था जो है इसकी दाईं ओर खिसकती जाती है। अब आता है इसमें एक कि रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ alcohols towards the preparation of alkenes. Regioselectivity यानी कि रीजियो जो एक लैटिन शब्द है जो कि रेजियो नेम से बना है, जिसका अर्थ है दिशा। अब कोई ऐसी अभिक्रिया यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या अधिक आइसोमर प्रोडक्ट बनने की संभावना रहती है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर एक ही उत्पाद उसमें बनता है, तो वो जो अभिक्रिया है वो क्षेत्रीय वर्णनात्मक कही जाती है, यानी वो रीजियो सेलेक्टिव हो जाती है। तो ये है कि जब किसी अल्कोहल में बीटा हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग संख्या में उपस्थित होते हैं, तो जो मुख्य उत्पाद है वो उसका बनने की जो प्रक्रिया है वो रीजियो सेलेक्टिव कहलाती है। अब इसमें आप 3 रिएक्शन देखें कि फर्स्ट रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल है जिसमें एक ही प्रकार का बीटा हाइड्रोजन है, तो मुख्य उत्पाद बनेगा प्रोपीन। सेकंड, हालांकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है और इसमें जो बीटा हाइड्रोजन परमाणु है वो समान है, अतः बनने वाला उत्पाद भी जो मुख्य उत्पाद है वो भी होगा प्रोपीन। लेकिन यहाँ पर आप देखें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2-ब्यूटेनॉल। अब 2-ब्यूटेनॉल में जो बीटा हाइड्रोजन परमाणु है वो अलग अलग प्रकार के हैं। एक बीटा हाइड्रोजन B1 जो CH2 है, दूसरे हैं B2। अब यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो मिक्सचर प्राप्त होता है 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन का, जिसमें 2-ब्यूटीन का परसेंटेज जो कि इसका मुख्य उत्पाद होता है वो होता है 81% और 1-ब्यूटीन प्राप्त होता है वो है 90%। अब इसमें असम्मित अल्कोहल है, ये असम्मित अल्कोहल है जिसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग है। अब कौन सा प्रोडक्ट इसमें मुख्य रूप से बनेगा उसके लिए एक उसका अधिकता में बनना सज्जैफ नियम के अनुसार उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। और सज्जैफ का नियम कहता है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है वहाँ से हाइड्रोजन के विलोपन की प्राथमिकता होती है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है वहाँ से हाइड्रोजन के विलोपन की प्राथमिकता होती है। तो इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि वह एल्कीन जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं पर अधिक संख्या में एल्काइल समूह जुड़े हों अधिक स्थायी एल्कीन होगी और वही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी। यानी मिश्रण जब किसी डिहाइड्रेशन में अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में मिश्रण प्राप्त होता है तो अधिक शाखित एल्कीन अधिक मात्रा में और कम शाखित एल्कीन कम मात्रा में बनती है। तो जो 2-ब्यूटीन है ये अधिक शाखित है 1-ब्यूटीन की तुलना में। द्विबंधित कार्बन परमाणु से एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है, जबकि 2-ब्यूटीन के अंदर दोनों कार्बन परमाणुओं के साथ मिथाइल समूह जुड़ा है। यहाँ देखें आप, ये 1-ब्यूटीन है, 1 एल्काइल ग्रुप है, जबकि 2-ब्यूटीन के अंदर
टू एल्काइल ग्रुप है, यानी जो बहुशाखित एल्कीन कम शाखित एल्कीन की तुलना में अधिक स्थायी है। यह सेडजफ नियम के अनुसार इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन तो सिंपल रिएक्शन है, किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में मुख्य रूप से इसके अंदर जो है वो सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ और लिंडलर कैटलिस्ट की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, जिससे एल्काइन का एक पाई बॉन्ड टूट जाता है और एल्केन का निर्माण होता है। अगर सिस और ट्रांस एल्कीन की हम बात करते हैं तो ये भी सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रांस एल्कीन बनता है, जबकि लिंडलर कैटलिस्ट की उपस्थिति में सिस एल्कीन बनती है। नेक्स्ट रिएक्शन है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का जिंक धातु के साथ गर्म करने पर 1,2 एलिमिनेशन होता है और इसमें एल्कीन बनती है। आप ये देखें 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन का जिंक के साथ क्रिया करवाते हैं तो 2 ब्यूटीन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल-बेस सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम लवण उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एल्कीन बनता है। अब ये डाइसोडियम सक्सिनेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पर सक्सिनेट आयन और कैथोड पर सोडियम आयन। तो कैथोड पर आप देखते हैं NaOH बनता है, जबकि एनोड पे फाइनली ये रिएक्शन करके एथीन यहाँ पर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने मुख्य रूप से जो है हमने जिस टॉपिक पे चर्चा की है वो है एल्कीन के बनाने की विधियाँ। तो इसे आप ध्यान से पढ़ें, समझें और इनकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।